तो कल हमने भाग 5 पढ़ा था, उसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे थे। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद जो है मैंने आपको 51 से लेके 60 तक बताए थे, ठीक है। 52 से लेके 61 तक मैंने आपको बताए थे। 52 से 61 तक के राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको हल कराया था। क्या थी शॉर्ट ट्रिक? पकानी कोका। क्या थी शॉर्ट ट्रिक? क्या थी? पकानी कोका डीयू या डीयू दशम, ठीक है। पा का मतलब क्या होता था? 52 में क्या होगा? राष्ट्रपति का क्या होगा? एक पद होगा। क से क्या होगा बताइए? 53 नंबर पे था क्या? क, कार्यकाल, उसका कार्यकाल रहेगा। नी से क्या था? निर्वाचन था। पकानी कोका, को से क्या था? कोटा था, उसका कोटा था, है ना, कोका। और फिर उसके बाद कहा से क्या था? हाँ, संघ की कार्यपालिक शक्ति। कहा से मतलब ये था पकानी। पा से होगा पद होगा, और फिर कहा से तो क्या था आपका? कार्यकाल था, सॉरी, कार्यपालिक शक्ति जो है, समस्त कार्यपालिक शक्ति जो है किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। फिर नी से था निर्वाचन मंडल के बारे में जानकारी थी उसकी। फिर को से क्या था? उसका कोटा था। और फिर ये जो का है उसका मतलब क्या था? कार्यकाल था। फिर दशम, दशम, दशम ने 10 होता है, संस्कृत में दशम बोलते हैं जैसे। तो 10 से क्या हो जाएगा आपका? पद के लिए क्या है? क्या क्या दशाएं क्या क्या है ना। इसके अलावा स से क्या हो जाएगा आपका? बताइए। शपथ, शपथ। और माँ से क्या हो जाएगा? महाभियोग। तो पकानी कोका दशम, ऐसे करके मैंने आपको 52 से लेकर 61 तक जो आर्टिकल थे वो याद करा दिए थे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। क्या बात करेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं बेसिकली उसको 3 भागों में आप बांट सकते हो। एक उसकी विधायिका शक्तियां, एक उसकी कार्यपालिक शक्तियां, और एक उसकी न्यायपालिक शक्तियां। समझ में आई बात आपको? विधायिका शक्ति में क्या मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है विधायिका शक्ति का मतलब क्या होता है? बताइए। विधायिका शक्ति का क्या मतलब होता है? विधायिका शक्तियां क्या मतलब है इसका? और दूसरा है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका को अंग्रेजी में क्या बोलोगे आप? एग्जीक्यूटिव। और विधायिका को क्या बोलोगे? लेजिस्लेटिव। तो पहले हम पढ़ेंगे विधायिका शक्तियां, फिर दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे कार्यपालिक शक्तियां। पहले कार्यपालिक भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरे नंबर पर आएगा आपका न्यायपालिक शक्तियां। तो बताओ कोई विधायिका शक्तियों का क्या मतलब है? विधायिका शक्ति क्या? हाँ, तो इसमें क्या क्या बताया जाएगा इसमें? क्या बताया जाएगा इसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली तो विधानसभा होती है। नहीं, कहने का मतलब मेरा जो कहने का मेरे मैं जो कह रहा हूँ कि व्यू क्या निकलता है उससे, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा मैं। ये वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि व्यू व्यू मैं व्यू पूछ रहा हूँ, आप एग्जाम्पल बता रहे हो विधायिका शक्तियों के। सभी लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं, कहने का मतलब विधायी की शक्ति आने क्या क्या होगा इसमें? अब आ रही है आवाज? सभी को आ रही कि नहीं आ रही? सभी के साथ दिक्कत? सभी के साथ दिक्कत है क्या? श्रद्धा, मतलब हाँ, तो इसका मतलब वो आपकी प्रॉब्लम है नीति। पायल, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, वो वहाँ का खंबा गिर गया, बारिश के कारण दिक्कत आ रही होगी। तो विधायिका शक्ति की जो बात करते हैं, विधायिका शक्ति का मतलब ये होता है, विधायिका शक्ति का मतलब ये होता है विधान बनाने की शक्ति। और विधान बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। किसके पास है? आपकी संसद के पास है। संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के पास है, ठीक है। तो विधायिका शक्ति में क्या पढ़ेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, अब मत बोलो कोई, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति को क्या पावर प्राप्त है? आई बात समझ में?
विधायिका शक्ति का मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है, उन्हें हम काय के अंतर्गत रखेंगे, विधायिका शक्तियों के अंतर्गत रखते हैं। आई बात समझ में? विधायिक शक्तियां या लेजिस्लेटिव पावर भी बोलोगे, या वैधानिक शक्तियां भी बोल सकते हो, या कानूनी शक्तियां भी बोल सकते हो राष्ट्रपति की। तो कानूनी शक्ति या वैधानिक शक्ति का मतलब ये है, विधान कहाँ बनता है, तो विधान बनता है संसद में, और संसद में क्या आता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलकर क्या बनाती है, विधान बनाती है। तो इन दोनों जगहों पर राष्ट्रपति को क्या पावर है? मैंने आप लोगों से एग्जाम्पल नहीं पूछा था, मैंने विधायिक शक्तियों का मतलब पूछा था कि विधायिक शक्तियां का मतलब क्या। तो विधायिक शक्ति का मतलब यह कि लोकसभा तथा राज्यसभा में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है, उसे हम क्या बोलेंगे, विधायिक शक्तियां बोलेंगे। यही बात समझ में? तो सबसे पहली शक्ति तो ये है आर्टिकल 78, नोट कर लो आप, मैं क्रम से बताते जाऊंगा आपको। आर्टिकल 78 सभी बच्चे नोट कर लो। आर्टिकल 78 क्या बोलता है? किसी को पता है आर्टिकल 78 क्या बोलता है? बताओ, अनुच्छेद 78 क्या बोलता है? बोलो श्रद्धा। आर्टिकल 78 में क्या है? काय की जानकारी का आर्टिकल? हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री क्या होता है, ये देखो, प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री अकेले डिसीजन कभी नहीं लेता है। प्रधानमंत्री डिसीजन लेता है किसकी सहायता से, उसकी कैबिनेट की सहायता से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट की जो बैठक होती है, उस बैठक में कौन लोग होते हैं? एक तो प्रधानमंत्री होता है, उसकी अध्यक्षता करता है कैबिनेट की, और वहां पर जितने भी मंत्री होते हैं 5-7 उसके जो खास मंत्री होते हैं, उससे उसकी कैबिनेट बनती है। तो ये दोनों मिलकर जब डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, तो ये डिसीजन इन्होंने क्या लिया है, इसकी जानकारी इनको राष्ट्रपति को देना बहुत आवश्यक है। ये प्रधानमंत्री का दायित्व भी है, या प्रधानमंत्री का कर्तव्य भी है। ये मोस्ट आईएमपी कैरेक्टर है किसका? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी वो किसको दे? किसको दे? राष्ट्रपति को देना पड़ती है। अर्थात कैबिनेट में जो भी बातें होती हैं, जो भी जिस भी विषय पर सहमति बनती है, उसकी जानकारी उसको किसको देना पड़ती है? राष्ट्रपति को देना पड़ती है। तो ये आर्टिकल 7 क्या होगा, आप शॉर्ट में लिख सकते हो चाहो तो। आर्टिकल 78 का ये मतलब है, कैबिनेट में दिए गए फैसलों की जानकारी प्रधानमंत्री को किसको देना है? सब म्यूट कर लो, सभी अपना, सभी अपने म्यूट करो सभी। आई बात समझ में? तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है, वो उसका कर्तव्य है। एक प्रकार से क्या हो गया, कैबिनेट जो मेन चीज है, वो मेन चीज जो भी डिसीजन ले रही है, वो जानकारी सब किसको होना चाहिए? आपकी, वो राष्ट्रपति को होना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम वैधानिक शक्ति में आता है उसके, किसके? राष्ट्रपति के। 78 तो शॉर्ट में सभी ने नोट कर लिया। अब अगला है 83। बताओ कोई बच्चा, 83 का मतलब क्या है? अनुच्छेद 83 राष्ट्रपति का वैधानिक शक्ति में काम है। 83 सोफिया को मालूम हो सकता है। कहाँ आयुष, कहाँ है आज? 83 बताओ, 83 के बाद क्या मतलब है? आर्टिकल 80 और 3 में क्या मतलब है? 80/3 का क्या मतलब है? बोलो, आर्टिकल 83 का मतलब बताओ कोई, बोलो, किसी को पता है क्या? हाँ, कहाँ पर? लोकसभा। हाँ, सुनो, सही है। क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में 12 मेंबर को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। कितने मेंबर को? 12 मेंबर को, बिना चुनाव लड़े। ठीक है, आई बात समझ में? ध्यान रखो ये चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है। 83, 83 यानी कहने का मतलब इतना आसान सवाल है, आजकल पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, और ये याद ही नहीं आप लोग। 83 का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को क्या करता है? नॉमिनेट कर सकता है। ये 12 जो व्यक्ति होते हैं, ये किस क्षेत्र के होते हैं? कोई बता सकता है? 4 क्षेत्र के होते हैं।
एक तो होता है साहित्य से रिलेटेड, एक हो सकता है आपका कला से रिलेटेड, एक हो सकता है आपका विज्ञान से रिलेटेड, और एक हो सकते हैं आपके समाज सेवा से रिलेटेड। तो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इनसे रिलेटेड 12 व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है साहित्य से रिलेटेड 12 व्यक्तियों को ही क्या करते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 क्षेत्र है तो 4 क्षेत्र के हिसाब से 12 व्यक्ति जो है 3-3 डिसाइड होंगे। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वो चाहे तो कला के भी क्या कर सकता है। कला यानी कला में आता है ना, सिनेमा आता है, जैसे जया भादुड़ी को देखा है आपने, हेमा मालिनी को देखा है आपने, जैसे राज्यसभा में क्या है, ये मेंबर है, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र के, कला के क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र के और आपका समाज सेवा से रिलेटेड 12 व्यक्तियों को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति की किस में निहित है, अनुच्छेद 80(3) में निहित है। तो शॉर्ट में क्या लिखोगे, 80(3) राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। किस क्षेत्र के होते हैं 12 व्यक्ति, साहित्य के हो सकते हैं, कला के हो सकते हैं, विज्ञान के हो सकते हैं और आपके समाज सेवा से रिलेटेड हो सकते हैं। आई बात समझ में सोफिया? नहीं, पायल आ गई बात समझ में, क्या बोला मैंने? हाँ, लोकसभा नहीं बोलना है, लोकसभा हो गया तो खत्म हो गया, गलत हो गया सवाल। राज्यसभा में क्या करता है, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। किस क्षेत्र के होते हैं पायल हो? शिक्षा नहीं है, साहित्य पहला है। देखो पहले मेरी बात सुना करो, थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, हर चीज अपन बैठे हैं ना, जैसे मैं एक अलग कमरे में आके बैठा हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर हर चीज पढ़ना भी चाहिए, यानी जो चीज मैं बोल रहा हूँ, है ना। मैं 4 चीज, जब मैंने उंगली बताई 4 चीजें, तो वो 4 चीज याद होना चाहिए, और परीक्षा में 4 ही पूछी जाएगी। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा इन 4 में से कौन सा क्षेत्र नहीं है, शिक्षा लिख दिया तो गलत हो गया ना। आ गई बात समझ में? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, क्लियर है? यही शक्ति विधान परिषद में राज्यपाल को भी प्राप्त है। यही शक्ति जो है, राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। तो वहां पर विधान परिषद में भी है, वहां पर वो 5 क्षेत्र हैं। कोई बता सकता है वहां पे 5वां एक अलग क्षेत्र कौन सा है? राज्यपाल को यही शक्ति विधान परिषद में भी प्राप्त है। कोई बच्चा बताओ, इन 4 क्षेत्रों के अलावा राज्यपाल राज्यपाल को एक 5वां क्षेत्र राज्यपाल को एक 5वां क्षेत्र अलग से मिला हुआ है। बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, आवाज ही नहीं आ रही किसी की। श्रद्धा, माही, माही, पायल, बोलो पायल। आ रही आवाज की नहीं आ रही? हेलो, चलो म्यूट कर दो सभी लोग। तो राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त है, आवाज आ रही है? राज्यपाल को 5 क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें वह विधान परिषद में क्या कर सकता है, सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से बताओ, ये पूछ रहा हूँ मैं सवाल। एक तो हो गया आपका साहित्य हो गया, एक आपका कला हो गया, एक विज्ञान हो गया, एक समाज सेवा हो गया, एक अतिरिक्त है, बस वो अतिरिक्त ढूंढ के बताना कौन सा है। तो लिख लो यदि नहीं पता है तो। हाँ, चलो छोड़ो, म्यूट कर लो सब, म्यूट कर लो, म्यूट। जो 5वां जो क्षेत्र है वो है सहकारिता आंदोलन। लिख लो, सहकारिता आंदोलन में यदि विशिष्ट कार्य किया है किसी ने, सहकारिता आंदोलन। समाज सेवा के अलावा होता है सहकारिता। सहकारिता का मतलब ये होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को बनाकर कोई काम करता है, जैसे वर्गीज कुरियन ने क्या की थी, दुग्ध क्रांति लाए थे, ठीक है। तो वो सहकारिता के बहुत बड़े क्या माने जाते हैं,
प्रणेता माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने कई लोगों को साथ में लेके कोई बहुत बड़ा काम किया हो, तो इसको बोलते हैं सहकारिता। तो सहकारिता इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ या सहकारिता आंदोलन में जिसने विशिष्ट कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को भी राज्यपाल क्या करता है, विधान परिषद में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। अब कोई बच्चा बता सकता है, जैसे राष्ट्रपति तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्य विधानसभा में? वैशाली, तुम तो बता सकती हो आसानी से, क्योंकि यूपी में तो विधान परिषद भी है ना। वैशाली चौहान, मैंने अनम्यूट कर दिया। वैशाली बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1/6 को, है ना, मेरे को कैसे पता लगे 1/6 को? ठीक है, वैशाली ने बताया 1/6, बता सकता, जबकि तुम लोग मेरे को दिख भी नहीं रहा हो सामने। मैं देख के अंदाजा मेरे को हो जाता कौन सा बच्चा बता सकता है इस उत्तर को। तो वैशाली ने बताया 1/6 कुल जो सदस्य संख्या है उनका 1/6 सदस्यों को, जो कि विधान परिषद के सदस्यों की। आ रही आवाज सभी को? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही श्रद्धा? मेरे को क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की आवाज? मेरे को आवाज नहीं आ रही ना तुम लोगों की? मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? माही, बोल के बताओ। ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं आया तो मेरे को बोल देना। चलो ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम, कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में क्या 80(3) के तहत क्या कर सकता है, 12 लोगों को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। ये 12 लोग कौन से क्षेत्र के होते हैं? साहित्य के होते हैं, कला के होते हैं, विज्ञान के होते हैं और समाज सेवा से रिलेटेड होते हैं। यही शक्ति राज्यपाल को विधान परिषद में प्राप्त है। वहां पर सहकारिता आंदोलन से जुड़े व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, वो नॉमिनेट कर सकता है, और 1/6 सदस्यों को वहां पर वो नॉमिनेट करता है। क्लियर है? तो अभी तक हमने कितनी बात की, एक तो आर्टिकल 78 पे बात की, ठीक है, फिर 80(3) पे बात की हमने। उसी प्रकार एक और है, राष्ट्रपति लोकसभा में भी मनोनीत कर सकता है। वैशाली बताओ जोर से बोल के इनको। वैशाली किस आर्टिकल के तहत है? हाँ, कितने सदस्यों को करेगा? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की मेरे को यार, क्या गड़बड़ है? ठीक है, तुमने बताया सही होगा। राष्ट्रपति 113 के तहत, वन अनुच्छेद 331 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत क्या करता है? एंग्लो इंडियन जो होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय का यदि प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है, लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अब ये एंग्लो इंडियन सवाल उठता है कि क्या होते हैं? तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके माता या पिता में से कोई एक ब्रिटिश होते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, एंग्लो इंडियन। माता या पिता में से कोई एक ब्रिटिश होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो, उनके जो बच्चे होंगे वो सब क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो ऐसे एंग्लो इंडियन को, 2 लोगों को क्या करता है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। क्लियर है? आर्टिकल 331 के तहत। ठीक है, अब राज्यपाल की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि राज्यपाल को हमको अलग से पढ़ना है। तो अभी हमने बात की 78 की बात की, 80(3) की बात की, ठीक है, और 331 की बात की। अब 80 के बाद हम देखेंगे, बात करेंगे 85 की, 85 की। कोई बता सकता है 85? जोर से यदि आवाज आ रही है तो, नहीं तो मैं ही बात करता हूँ। तो 85 वे में बोला गया है कि राष्ट्रपति क्या करता है, जो भी सदन होता है, सदन यानी कि कहने का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को आहूत करता है। आहूत करना यानी प्रारंभ करने का काम कौन करेगा, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आहूत करना, जैसे यज्ञ में क्या करते हैं, आहुति देते हैं और देवताओं को बुलाते हैं ना, उसी प्रकार शब्द क्या है, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हाँ, तो उसी प्रकार राष्ट्रपति जो है संसद की कार्रवाई को क्या करता है, आहूत करता है। ठीक है, यानी आपने सुना होगा ना कि जैसे मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है, ग्रीष्मकालीन सत्र खत्म हुआ है,
है ना, शीतकालीन सत्र शुरू होता है, बजट सत्र शुरू होता है, तो सत्र को क्या करता है, आहूत करने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सत्र का सत्रावसान भी कौन करेगा, यानी कहने का मतलब मान लो मानसून सत्र मान लो चालू हुआ 10 जून से चालू हुआ और 15 जुलाई तक चलना है। ठीक है, तो जो आखिरी डेट कहलाती है वो क्या कहलाती है, सत्रावसान कहलाती है। तो सत्र को आहूत भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्र का सत्रावसान भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और सदन को भंग भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है, संसद को भंग भी कर सकता है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है। राज्यसभा का भी भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। कैसे, लाइट चली गई है, आवाज जाने की सॉरी, लाइट जाने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आवाज आ रही तो आवाज आप ध्यान से, हाँ तो एक काम करो, मैंने वीडियो ऑफ ही कर लिया है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लो और नोट करते जाओ। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, क्या बता रहा था मैं अभी आपको, कहाँ पे बात चल रही थी अपनी, 85। हाँ, सत्र को आहूत करता है ना, और सत्र का सत्रावसान करता है। इसके अलावा संसद का विघटन भी कर सकता है, संसद यानी लोकसभा का विघटन कर पाएगा, राज्यसभा का नहीं करता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है। और जो लोकसभा है वो प्रत्येक 5 साल में क्या होती है, आपकी विघटित हो जाती है। तो ये था आपका आर्टिकल 85। ठीक है, जैसे ही लाइट आती है तो वापस मैं आपको ऑनलाइन कर लूंगा, देख लेते हैं, जैसा भी मैं मैसेज कर दूंगा, लाइट आती है, देर से लाइट आएगी तो फिर क्लास खत्म ही कर देते हैं। तो इसके आगे अपन कंटिन्यू कर लेंगे, यदि थोड़ी देर में लाइट आ गई तो मैं वापस कंटिन्यू कर लूंगा, क्योंकि बिना सामने दिखे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंधेरा भी पूरा हो रहा ना, गर्मी भी लग रही है, तो क्लास को अभी खत्म ही करना पड़ेगी। तो अभी कितना याद किया है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लो। आर्टिकल 78 पे बात हुई है, आर्टिकल 83 पे बात हुई है, आर्टिकल 331 पे बात हुई है, आर्टिकल 84 है ना, 84 पे बात हुई है, 84 3 पे बात हुई है। इतनी बात हुई है, कल में जब क्लास अपनी स्टार्ट होगी, या तो अभी 5 मिनट में लाइट आ गई तो वापस स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज कल ही हम इस पे बात करेंगे। तो इतना आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको कल आर्टिकल बताए थे कौन से, 52 से लेकर 61 तक, 52 में क्या बताया था मैंने, चलो अपन रिवीजन ही कर लेते हैं बैठ के। 52 में क्या बताया था बताओ, कोई बच्चा है 52 में, बताओ, सोफिया बताओ। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, तो अब एक एक करके पूछूंगा मैं। स्निग्धा बताओ 53 में क्या है, स्निग्धा 53 में क्या है। चलो पायल बताओ, पायल आर्टिकल 53 में क्या है, पायल बताओ, मालूम है तुमको। आवाज नहीं आ रही पायल की। श्रद्धा बताओ, श्रद्धा। समस्त कार्यपालिक शक्तियां किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, ये बात पायल तुमको पता नहीं है क्या। अच्छा, पायल की आवाज ही नहीं आ रही, श्रद्धा आ रही है पायल की आवाज तुमको। हाँ तो उसकी कुछ गड़बड़ है, उसकी उसमें प्रॉब्लम है। चलो जसप्रीत बताओ 54 में क्या है, जसप्रीत 54 में क्या है जसप्रीत। राष्ट्रपति का निर्वाचन है जसप्रीत, इसी के आगे बताओ, इसके आगे और क्या है। 50 क्या हो गया, ये 54 हो गया ना ये। हाँ 54, कागजात नहीं है, कागजात का 56 छोटा है, क्योंकि कोका आया था ना, पकानी कोका।
ठीक है, 57 में दोबारा निर्वाचन। हाँ, और तीसरा दिल्ली असम। करते से कोई याद रखना है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और पद पर रहते हुए उससे कोई भी भत्ते वेतन को कम नहीं किए जा सकते हैं। दो चीज याद रखना है उसको। ठीक है, साथ में। कौन दिलाता है शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद महाभियोग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति के काम में, 78 पढ़ लिया हमने। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दे। 80(3) में मैंने बताया 12 लोगों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से रिलेटेड, है ना। 80(3) में। इसके अलावा मैंने 84(1) में बताया, 84(3) में बताया मैंने क्या, तो संसद के सत्र को आहूत करता है, संसद के सत्र का सत्रावसान करता है, और संसद को भंग भी कर सकता है। यदि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है तो लोकसभा को भी क्या कर सकता है, वो भंग कर सकता है। ये मैंने बताया इतना भी आपको, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, अनुच्छेद 331 के तहत। इतनी अपनी बात हुई है। तो कल करते हैं, गर्मी बहुत लग रही है, अंधेरा भी हो गया है ना, अभी भी लाइट नहीं आई है। तो कल करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, धन्यवाद।